अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। मैं कशिश और मेरी सहयोगी अनन्या इस समापन समारोह के आयोजनकर्ता के रूप में मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष, अतिथि, देवियों, सज्जनों, छात्र छात्राओं सभी को 7वें एमिटी राष्ट्र हिंदी मूड कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह में स्वागत करते हैं। भाषा किसी भी देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं दार्शनिक पहलुओं को जानने, समझने, सशक्त एवं प्रभावी माध्यम होता है। भारत में एक ही ऐसी भाषा है जिसमें भारतीय जनमानस की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है। न्यायिक परिप्रेक्ष्य में भी हिंदी एक प्रासंगिकता अछूती नहीं है। सरकारी परीक्षा हो या फिर कचहरी का काम, हिंदी की अनिवार्यता पर आक्षेप करना अनुचित हो। हिंदी भाषा में कानूनी कामकाज की महत्वता को मद्देनजर रखते हुए एमिटी विधि संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 7वें एमिटी राष्ट्र हिंदी मूड कोर्ट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। दीपक अंदर की ज्योति को दर्शाता है, जो में अंधकार के समय पर राह दिखाती है। दीपक जलाकर हम परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं और सफलता, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। अब बिना किसी देरी के दीप प्रज्वलन की शुरुआत करते हैं। अब हम अपने एमिटी राष्ट्र हिंदी मूड कोर्ट प्रतियोगिता के 7वें संस्करण को स्मरणीय बनाने के लिए हमारे वैलिडिक्टरी वीडियो के माध्यम से पिछले 2 दिनों को दोबारा जीवित करते हैं। सभी से अनुरोध है कि वे अपनी स्क्रीन की ओर ध्यान दें। सातवें एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूड कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च और 1 अप्रैल 2023 को किया जा रहा है। यह एशियाई वशिष्ठ क्षेत्र का एकमात्र हिंदी मूड कोर्ट प्रतियोगिता है। हम स्नेह दिल से आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करते हैं। ये प्रतियोगिता AYF 2023 यानी कि एमिटी यूथ फेस्ट 2023 के निजी आयोजित की जा रही है।
धन्यवाद अनन्या वीडियो चलाने के लिए। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, सिकुड़न मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। इसी के साथ एक कल्पावधि सोच के धारक हमारे संस्थान के मुख्य रूप के कार्यरत, जिन्होंने हमारे लॉ स्कूल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में निरंतर सहयोग दिया है। हमारी सभा में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य तोमर सर का मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें सभा की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये डॉक्टर भानु को बुला ले। संजय को बुला दी मैंने, हम सबको उनको बुला। सरिता। हाँ जी सर। कॉल प्रोफेसर भानु। ओके कशिश, आप भानु सर को बुला लीजिए। ऑलराइट। एपीजे अब्दुल कलाम के कथानुसार सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों के अनुभव के साथ वे एक दृष्टिकोण प्रमुख, एक उत्कृष्ट शिक्षक और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा हासिल कर चुके व्यक्ति हैं। हमारी सभा में प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद बी पानू सर भी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं और उन्हें सभा की शोभा बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कशिश, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपके साहस की सराहना भी करना चाहूँगा कि आप सभी ने मिलकर के जो फैकल्टी के साथ में हैं इस प्रतियोगिता का आयोजन किया, वो वाकई में एक अग्रिम बिंदु है, एक प्रामाणिकता है। वो इस बात की भी प्रामाणिकता है कि हमारे विद्यार्थी इतना आगे चल कर के एक दूसरी भाषा, एक हिंदी भाषा को भी प्रोत्साहित करते हुए और सभी को एक समझ दे रहे हैं। इस राष्ट्रीय हिंदी मूड कोर्ट कंपटीशन को आयोजित करने के लिए मैं आप सभी की टीम को बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात, आज का दिवस जहां हम एक वैलिडिक्ट्री आयोजित कर रहे हैं, वहां हमारे अतिथिजन आदरणीय माननीय हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथिजन हैं जिनका आशीर्वाद लेने के लिए हम चाहते हैं आशीर्वाद उनका, तो मैं इन शब्दों में उनका स्वागत करूं। सतरंगी परिधान पहनकर नंदित हुई धरा है, किसके अभिनंदन में जग का आंगन हरा भरा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र जी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं। सर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हमारे बच्चे जरूर, जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, वो आपसे प्रेरणा जरूर लेंगे, आपके वचनों का पालन भी करेंगे। हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके कि आप यहाँ पर आए और बच्चों को आप आशीर्वाद देंगे। मैं समझता हूं कि जहां पर मैं ये बात जरूर समझता हूं, आज तक की मेरी पढ़ाई के माध्यम से जो मैंने निचोड़ निकाला, कि जहां पर न्याय है वहां पर शांति है, वहां पर सुख है, और न्याय हमारे न्यायमूर्ति ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। न्यायमूर्ति एक भगवान का रूप भी होते हैं,
तो उनका हर शब्द हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणादायी होता है। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आदरणीय राजेंद्र जी का भी स्वागत करता हूं। मैं उन्हीं शब्दों के साथ उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को जरूर ये पढ़ाते हैं कि हमारा भारत रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाला है। हमारा संविधान का आधारशिला रूल ऑफ लॉ पर है, कानून की हुकूमत पर है। इस कानून की हुकूमत को तवज्जो देने वाले हमारे सभी लेजिस्लेटर्स होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वही कानून को बना करके लाते हैं और उस कानून के माध्यम से कानून की हुकूमत करते हैं। इस योगदान के लिए मैं आपको बहुत बहुत सराहनीयता के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं अपने आदरणीय चेयरमैन साहब का स्वागत करता हूं कि चेयरमैन साहब हमारे लिए एक ऐसी प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति हैं कि जिस समय पर किस समय पर भी हमें को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, हम सभी मिलकर के अपने आदरणीय चेयरमैन साहब के साथ पास जाते हैं और मैं समझता हूं कि वो समस्या चुटकियों में सॉल्व होती है। ये सब होता रहता है। इस व्यक्तित्व के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और इस व्यक्तित्व के लिए उनकी भरसक जो प्रयास रहते हैं इस हमारे विधि इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए उनके लिए मैं अभिनव करता हूं, बधाइयां भी देता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आगे चल करके आदित्य तोमर जी, हालांकि वो दूसरी जगह पर बिजी हैं, इसी AYF में मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सैफाली, डॉक्टर सैफाली जी, वो मेरी कलीग, उनकी हमेशा सपोर्ट रहता है, वो बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत ही उनका मार्गदर्शन रहता है। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सभी बच्चों की ओर से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर AUUP को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। हालांकि वो यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूदा नहीं है, वो दूसरे कार्यक्रम में मौजूदा हैं। दूसरी बात यह है कि जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, हमारे माननीय प्रेसिडेंट अशोक चौहान जी, उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से ये जो शिक्षा एक वैल्यू है वो इतनी आगे बढ़कर के आई है। वो भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में शिक्षा देने का काम कर, शिक्षा दी जा रही है। उसके लिए हम सभी आभारी हैं। हम अपने चांसलर, ऑनरेबल चांसलर के लिए भी आभारी हैं। लास्ट में मैं अपनी टीम, जिन टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनके लिए ये अपनी तरफ से समर्थन भी देता हूं कि इस तरह के आयोजन करते रहें और हिंदी के माध्यम से विद्यार्थियों की जो कम्युनिकेशन है उसको भी बढ़ाते रहें। ये भी मैं समझता हूं कि हालांकि यहाँ पर सभी बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाई दी जाती है, क्लास अंग्रेजी में होती है, मूट कोर्ट अंग्रेजी में होते हैं, सारे व्याख्यान भी अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि अगर आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके मद्देनजर रखते हुए भी हम देखेंगे तो उसमें भी ये बात कही गई है कि भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देते हुए बच्चों के लिए जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो उनकी भाषा में दी जानी चाहिए, उनकी भाषा में दी जानी चाहिए। मैंने माना कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें प्राथमिकता हिंदी को देने की बात कही गई है, प्राथमिकता प्रोत्साहन के तर्ज पर, लेकिन उसमें किसी भी तरह से थोपे जाने की तर्ज पर बात नहीं कही गई है। बट एक बहुत अच्छी बात मिलती है कि शिक्षा जो बच्चों की अपनी भाषा है
उसमें दी जानी चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक स्टेप है वो बाकी में सराहनीय है, क्योंकि मैं समझता हूं कि शिक्षा जो होती है वो कम्युनिकेट की जाती है, लर्निंग एक कम्युनिकेट की जाती है। क्योंकि मैं यह भी बात समझता हूं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्लास में देखते हैं कि जितनी अगर हमने पढ़ाते वक्त हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई तो हमको हर्ष उत्पन्न होता है। यही हमारा पारितोषिक है कक्षा के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि हमारी शिक्षा की कम्युनिकेशन क्लास में कंप्लीट हो गई तो हमें हर्ष होता है। सेम चीज हम लेकर के चलते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मद्देनजर देखने की मद्देनजर देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो लिया गया कदम है वो वाकई सराहनीय है कि बच्चों को एजुकेशन उनकी भाषा में दी जानी चाहिए, वो हिंदी भी समझें और क्लाइंट की भाषा को भी समझें। बिकॉज मेरा मानना यह है, ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, ऑनरेबल हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उनके सामने मैं ये जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा कि मैं ये जानता हूं कि अगर बच्चा यहाँ से लॉ करके जा करके फौजदारी का वकील बनता है तो फौजदारी कभी इंग्लिश में नहीं है, हिंदी हिंदुस्तान में फौजदारी की अपनी एक लैंग्वेज है जो उसमें होती है, एक गली की लैंग्वेज है जिसमें होती है। तो मेरा मानना है कि हमारे बच्चे, हमारे जो लॉ के विद्यार्थी हैं वो उस गली वाली लैंग्वेज को भी, भाषा को भी समझें। तो इस तरह के जो प्रोग्राम कराए जा रहे हैं अदर देन द हिंदी, other than the English in which the education is being imparted in this institution, वो बाकी में सराहनीय है और मैं इसके लिए आप सभी को सराहनीय शब्दों के साथ में बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद और मैं अपने अतिथि जन का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भगवान गौतम बुद्ध के कथानुसार 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। हमारे विधि विद्यालय के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार बंदोपाध्याय के सर के बारे में जितना भी परिचय दे वह कम है। विधि व्यवसाय में विस्तृत ज्ञान और अनुभव के साथ सर ने न्याय और विधि के क्षेत्र में उत्कर्षता की खोज में अपना पूरा करियर समर्पित किया है। सर के मार्गदर्शन में हमारे विधि विद्यालय ने निरंतर उन्नति की है। सर, आपसे अनुरोध है कि आप आएं और कुछ शब्द कहकर इस सभा की शोभा बढ़ाएं। Sir, you have to unmute. म्यूट है सर। अनन्या, आपने जिस तरीके से परिचय दिए हैं हमारे ऑनरेबल जजेस का सामने, हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन के सामने, तो हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग तो उन लोगों को मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। तो सर, ऑनरेबल जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र सिंह जी, ये आप हमारा एमिटी के साथ जुड़े हुए हैं। यस। आपका बिना एमिटी चल नहीं सकते हैं। थैंक यू। आपका जो जजमेंट है वो जजमेंट हमारा फैकल्टी मेंबर पढ़ाते हैं, तो ये जुड़े हुए हैं आपका साथ। आप हमारा एमिटी का मित्र है। मैं ये इसका साथ मैं आपको इस शब्द के साथ आपको बोलना चाहूंगा कि आपने आपका अमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकाल के आप यहाँ आए हैं, बच्चे लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। ये उत्साहित के लिए हम लोग का क्या साधुवाद आपको देंगे उस भाषा मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारा तजुर्बा है वो तजुर्बा हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए दे के जा पाए, वो तो उन लोगों को लिए फ्यूचर बनाने के लिए, हमारा देश को बनाने के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। और राजेंद्र अग्रवाल जी के बारे में क्या बताऊं। राजेंद्र अग्रवाल जी, आप तो ऐसी एक नेता है, ऐसी एक पार्लियामेंटेरियन है, ऐसी अपने लोकसभा को डिप्टी स्पीकर हिसाब के संभालते हैं। तो जब भी हम लोग ये देखता हूँ, प्रोसीडिंग्स देखता हूँ, मुझे आप लोगों को लगता है कितना प्रयास आप लोग करते हैं, कितना
चीजों के साथ ध्यान दे के चलते रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये आप लोगों को सुनने के बाद हमारा स्टूडेंट कितना प्रोत्साहित होंगे। और ये सारी चीज सर, आप ऐसे एक विश्वविद्यालय में आए, विश्वविद्यालय है जहां हम लोग सब जुड़े हुए हैं। आप भी सर जुड़ गया, रविंद्र सिंह जी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक ही आदमी जो हम लोग को जोड़ के रखे हैं, वो हमारा आदरणीय श्रद्धेय श्री अशोक कुमार चौहान जी। उन्होंने ये बनाया, उन्होंने सिखाया हम लोगों को, ये जोड़ो। हमारा जो है सिनर्जी जो होती है, सिनर्जी हम लोग को एनर्जी देते हैं। सिनर्जी के साथ एनर्जी और कोलैबोरेशन, ये दो चीज जो है हमारा इंडिया को 21st सेंचुरी में लीडर बना देंगे। और इसी से हम लोग को बनेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसी से हम लोग को बनेगा 2047 में 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये जो हमारा ये सपना नहीं है, ये हमारा एक्चुअल रियलिटी बन जाएगा, क्योंकि हमारा ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फोकस बिल्कुल क्लियर है। वो क्या करना चाहते हैं उसको पता है, किस तरीके से चलना है। आप लोग से पार्लियामेंटेरियन से आप लोग को सलाह लेते हैं, एकेडमिशियन से सलाह लेते हैं, बच्चे लोगों से सलाह लेते हैं, क्योंकि उसको एक ही मंत्र है, हमारा इंडिया को कैसे सुपर पावर बनाया जाएगा। हमारा अशोक कुमार चौहान जी को भी वही मंत्र है, कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन का थ्रू से इंडिया का जो नॉलेज सुपर पावर बनाया जाएगा। उसको जो शान है, लड़का जो है डॉक्टर अतुल चौहान, जो हमारा चांसलर, ऑनरेबल चांसलर है, उसको भी एक ध्यान है भाई, कैसे एक यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी बन पाए। स्टूडेंट्स को हम लोग ख्याल करना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट हमारा स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ हम लोग जो भी है, जो भी रिसर्च करेंगे स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, क्योंकि क्लासरूम में अच्छा हम लोग उसको टीचिंग लर्निंग दे पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ऐसे करेंगे किस तरह के उसको अंदर हैप्पीनेस आ जाए। आजकल का जनरेशन के अंदर जितना भी इम्पेशेंसी आ रहे हैं, इस जनरेशन के साथ जिस तरीके से आपका परसिवरेंस के कमी आ जाती है, उसको कैसे कमी किया जाए, किस तरीके से उसको जो गाइडेंस किया जाए, काउंसलिंग किया जाए, सो दैट वो लोग अच्छा फील करे कि मैं एक ऐसी देश की सिटीजन हूँ, ऐसी देश के मैंने फ्यूचर सिटीजन हूँ, जो मेरा एक ही मकसद है, कैसे मैं कंट्री को आगे लेके चलेंगे। सर, आप दोनों के ऊपर हम लोग काफी आभारी हैं, और जिस प्रोग्राम के लिए आप आए हैं, हम लोग कुछ बोलना चाहेंगे। मुझे सर 4-5 दिन पहले एक चिट्ठी आए हैं राज्यसभा से, ये भाई कौन सा लॉ कॉलेज है जो मीडिया में इंस्ट्रक्शन क्या है। तो मैं सोच रहा था मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि हम लोग को लिखना पड़ता है जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि हमारा लॉ कॉलेज में सारी देश का बच्चा यहाँ आके पढ़ते हैं, सारी जो स्टेट्स का बच्चा आके पढ़ते हैं, एंड वो बच्चा का मदर टंग जो है हिंदी नहीं है, तो उन लोगों को समझाने के लिए इंग्लिश का इंतजाम इंस्ट्रक्शन का हम लोग रखना पड़ता है। और ये बात भी है, हमारा काफी बच्चे जो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं, आपको मीडिया में इंस्ट्रक्शंस क्या है, हम लोग कहते हैं इंग्लिश। लेकिन ये हमारा फाउंडर प्रेसिडेंट्स का एक मिशन है, वो कह रहे हैं भाई लॉ पढ़ाओ, जरूर इंग्लिश इंस्ट्रक्शन रखो, लेकिन जो बच्चे को समझ में नहीं आया उसको हिंदी में भी पढ़ाओ, उसको साथ हिंदी का लैंग्वेज सिखाओ, अच्छे तरीके से सिखाओ, उसके साथ जैसे इस तरीके से एक्टिविटी कराओ, जैसे हिंदी मूट कोर्ट की एक्टिविटी अभी और हिंदी मंच हमारे खुल के रखे हैं। वो एक क्लाइंट काउंसिलिंग के ऊपर हम लोग का ये आजकल ये चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, सो दैट जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट का जो लैंग्वेज है, जहां हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्स में चलते हैं हिंदी लैंग्वेज, वो हिंदी लैंग्वेज के बारे में और उसको विधि नियम के बारे में सब पता लगे स्टूडेंट्स को, सो दैट काल मान लीजिए कोई बच्चा जाके कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करे, उसको कोई मुसीबत ना हो, उसको जो लैंग्वेज है, उसको जो भाषा है, वो भाषा समझने के लिए कुछ दिक्कत ना पड़े। तो ये हिंदी भाषा को हम लोग ने इतना महत्व देते हैं। इवन जो हमारा मुटकोट है, जो हिंदी मुटकोट जो जिस फंक्शन में हम लोग बैठे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी सर एक प्रयास है। ये प्रयास है स्टूडेंट्स भी किस तरीके से ये हिंदी मुटकोट में वो लोगों ने शामिल हो, और वो एक संदेश दे दैट हम लोग भी जो
कोर्ट में जिस तरीके से हम लोग पेश होती हैं, उस तरीके से हिंदी में कैसे पेश हो जाए, हिंदी में कैसे डिबेट करें, हिंदी में कैसे आर्गुमेंट करें, ये भी एक प्रयास जो हिंदी मूट कोर्ट के थ्रू से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ये भी इसको हिंदी का पॉपुलराइजेशन का दिशा में हम लोग काम करते रहते हैं। ये भी हमारा ऑनरेबल फाउंडर प्रेसिडेंट अशोक चौहान जी का एक मिशन है, हमारा अतुल चौहान जी का एक मिशन है। और सर एक खुशी का खबर है कि इसी आज हमारा एमिटी यूथ फेस्टिवल हो रही है। एमिटी यूथ फेस्टिवल में सारी देश के बच्चे आए हैं। वहाँ हर एक इंस्टीट्यूट से 4, 5, 6 करके कंपटीशन हो रही है। जैसे ये वन ऑफ द कंपटीशन। सिमिलरली और नेक्स्ट रूम पे जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं मॉक पार्लियामेंट, उसको भी एक कंपटीशन चालू हो रही है, उसको भी खत्म करना है। 4 बजे हमारा वैलिडिटी फंक्शन, दूसरा वैलिडिटी फंक्शन अटेंड करना है। तो ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स को इस तरीके से हम लोग चाहते हैं जो वो लोग फेस्टिविटी का नाम पे वो सीख ले, फेस्टिविटी के नाम पे जो कंपटीशन करे वो कंपटीशन के थ्रू से उसको लर्निंग हो जाए, उसको आनंद के साथ लर्निंग हो जाए। तो सर यही हमारा मकसद है। आप दोनों को शायद दोबारा मैं मेरा पर्सनल बिहाफ में आभार प्रकाश करता हूं। आप लोगों ने आए हैं सर, हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम लोग भी आपके साथ अभी जिंदगी भर हम लोग जो इंस्टीट्यूट में जितना भी है हम लोग जुड़ जाएंगे सर। थैंक यू। और मैं यही प्रार्थना करूंगा राजेंद्र अग्रवाल जी, सर आप एक बार फिजिकली हमारे पास आपको श्योर, आई विल कम, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। आके मैं जरूर हमारा बच्चे लोगों को ज्यादा फिजिकली हौसला बढ़ाना है। मैं जरूर आऊंगा। आप लोगों को बात सुनने के बाद उन लोगों को भी लागे जे हमारा साथ इतना बड़े बड़े आदमी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो दिशा है वो दिशा हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग भी दिखा देंगे जो हमारा जो कंट्री है इंडिया जो है वो किसी से कम नहीं, और दूसरा कंट्री हम लोगों से सीखे। यही हम लोगों का सर प्रयास है। एंड सर रविंदर सिंह जी, मैं आपको क्या बताऊं, आपको जितना भी प्रशंसा करूं कम पड़ जाते हैं। वो गाना याद आते हैं, यू नो, किस तारीफ करूं किसको, किसने उसके बनाया। सर आप किसको तारीफ करूं, भगवान का तारीफ करूं कि आपकी तारीफ? ये मेरे समझ में नहीं आते सर। भगवान की तारीफ करिए। लेकिन आपको से इतना गुण है क्या बताया जाए। इस शब्द के साथ मेरा यहाँ मैं माफी मांग लूंगा, क्योंकि मुझे दूसरा कंपटीशन में भी जाना है, वहाँ भी बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। वो मनोज तिवारी जी आए हैं, उसको भी मुझे स्वागत करना है। तो आप लोग इजाजत दे तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। ओके अग्रवाल साहब आपने इजाजत दे तो मैं निकल सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र अग्रवाल सर का स्वागत करती हूँ। स्वामी विवेकानंद कथानुसार जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सर एक प्रमुख भारतीय राजनेता है और भारत के 17वीं लोकसभा के सदस्य भी हैं। वह मेरठ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर ने 1957 में भाजपा मेरठ महानगर के अध्यक्ष के रूप में अपना राजनैतिक जीवन की शुरुआत की थी। वे सन 2000 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा बौद्धिक और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी बने। वे आगे 2000 में भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सचिव के तौर पर पदच्युत हुए और इस पद पर बने रहे। 2007 में वे भाजपा बौद्धिक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी बने। सर के आगमन से हम अत्यंत गर्वित महसूस कर रहे हैं। सर आपसे निवेदन है कि आप आए और कुछ शब्द कहकर हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। थैंक यू। आई थिंक कशिश, इट वाज कशिश। यस सर। बहुत अच्छा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद भानु जी, और ये बड़े गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम के अंदर हमारे सबके सम्माननीय जस्टिस रविंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अभी चेयरमैन साहब चले गए हैं, DK बंदोपाध्याय जी,
उनको अन्य कार्यक्रम में जाना था। और हमारी अनन्या मोहंती जी, कशिश माथुर जी और सरिता गोधरा जी, ठीक नाम बोल रहा हूं मैं? ठीक है। और सर गोदारा, हाँ जी सर। और हमारे, हाँ गोदारा, चलिए, अब वो अंग्रेजी में था GODARA, तो मैं मैं थोड़ा सा डाउट में था कि गोदारा बोलूं कि गोधरा बोलूं। और हमारे वो ऋषभ और स्पर्श तो मेरे पास आए थे इस निमंत्रण को देने के लिए। और मेरे सभी बहुत बहुत मेरे फैकल्टी जो भी उपस्थित होंगे या जो भी स्टूडेंट्स मेरे हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले तो निस्संदेह बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ MIT यूनिवर्सिटी का, और इन दैट सेंस अशोक चौहान जी का, उनके संपूर्ण टीम का, कि उन्होंने इस प्रकार का हिंदी म्यूट कोर्ट की जो ट्रेडिशन है यहाँ पर प्रारंभ की है। और ये 7वां उसका एक संस्करण है, जिसमें राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता इस बार आप आयोजित कर रहे हैं। कल में और आज में उसका आयोजन हो रहा है। और वास्तव में हिंदी के अंदर इसको करना ये चैलेंजिंग भी है और थोड़ा सा देखा जाए थोड़ा कठिन भी है। मैं भी देख भी रहा था कि जब बच्चे बोल रहे थे तो उनको हिंदी बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी। मेरा ऐसा अंदाजा है कि शायद वो अंग्रेजी में बोलते तो मोर फ्लुएंटली बोलते। हमारा जो भी एजुकेशन का एक मीडियम रहता है उसमें कठिनाई होती है, परंतु हिंदी आप जो है राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता आप कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। एक तो ये बात में कुछ संदेह नहीं है कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है। यानी हम ये देखें कि देश की आजादी की वो जो लड़ाई थी वो हिंदी भाषा के अंदर ही लड़ी गई। यानी गांधी जी गुजरात से थे, उन्होंने कहा कि हिंदी संपर्क भाषा होनी चाहिए। हमारे जो अन्य बहुत सारे नेता, लोकमान्य तिलक के महाराष्ट्र से थे, हमारे महर्षि अरविंद बंगाल से थे, या जो है और भी विभिन्न प्रदेशों के जो नेता थे हमारे, वो इस बात को स्वीकार करते थे कि अखिल भारतीय स्तर के ऊपर यदि कोई भाषा हो सकती है संपर्क की तो केवल हिंदी हो सकती है। और इसलिए हिंदी को का जो स्वरूप है, माने बोली तो जाती है ही वो, आज देश के 3/4 हिस्से में लगभग या 2/3 हिस्से के अंदर वो बोली जाती है हिंदी या उसकी जैसी भाषा बोली जाती है। लेकिन समझने की जो स्थिति है लगभग पूरे देश में, थोड़ा कम ज्यादा करके पूरे देश के अंदर संपर्क भाषा के रूप में इसका एक स्थिति है। और इसलिए आप यदि हिंदी के अंदर कोई मूट कोर्ट प्रतियोगिता कर रहे हैं तो इसका इस नाते बड़ा महत्व है। मैं आपको बड़ी मजेदार एक बात बताता हूँ, थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है वहां गए हो, ये हमारा जो अंडमान निकोबार है बड़ा प्रसिद्ध है, वहां पर सेलुलर जेल, इसमें वीर सावरकर और हमारे बहुत सारे ऐसे जो राष्ट्र को समर्पित क्रांतिकारी थे, समाज से राष्ट्र सेवी थे, उन्होंने जेलें काटी, बड़ी कठिन परिस्थितियों में जेलें काटी। तो जो अंडमान निकोबार है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में बंगाल से बंगाली गए हुए, और बहुत बड़ी संख्या में उसी प्रकार से समान संख्या में तमिलनाडु से तमिल लोग गए हुए, बाकी अन्य प्रदेशों से भी गए हुए, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 2 प्रदेशों की है। मलयाली भी है केरला से, कन्नड़ भी है कर्नाटक से, और जैसा मैंने कहा कि सभी प्रदेशों, महाराष्ट्र के भी सब है लोग वहां पर। लेकिन आपको आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा, और ये आपको हिंदी के महत्व को ध्यान में इसको दिलाएगा कि वहां पर आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। क्योंकि तमिल भाषी को लगता है कि मैं यदि बंगला भाषी से बात करूं तो मैं हिंदी में कर सकता हूं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई है। वहां की जो संपर्क भाषा, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, वो दैट इज हिंदी। आई एम टॉकिंग ऑफ अंडमान निकोबार। कभी आप जाएं वहां के बारे में अध्ययन करें तो ये बड़ी एक मतलब रोचक बात जो हिंदी के संबंध में हमको ये इस बात की जानकारी देती है। और देखिए दूसरी बात, न्यायालय की दृष्टि से हम देखें, हमारे बहुत ही सम्माननीय जस्टिस साहब यहाँ पर न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं। हमारी सरकार का भी ये उद्देश्य होना भी चाहिए कि न्याय सुलभ हो, न्याय सस्ता हो और न्याय सुगम हो। ये बातें कही जाती है। अब ये कैसे होगा? अब हमें देखें कि ठीक है, अभी भी हमारे जो अधिकांश न्यायालय हैं उनकी जो भाषा है, उच्च न्यायालयों की खास तौर से कुछ प्रदेशों के अंदर तो वो नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर है या अन्य और बहुत सारे प्रदेश हैं, वहां पर अंग्रेजी में सारा काम चलता है। उसके कारण से कठिनाई क्या होती है, जो हमारा छोटा क्लाइंट है, जो छोटा हमारा मुवक्किल है, जो अंग्रेजी नहीं जानता, वो बहुत बार उसको पता भी नहीं होता कि बहस क्या हो रही है, उसको ये भी पता नहीं होता कि निर्णय क्या आया है, उसको ये नहीं पता होता कि फैसले में क्या आया है। तो ये जो सारी चीजें, यदि हम सुलभ न्याय चाहते हैं, हम यदि सस्ता न्याय चाहते हैं, हम यदि सुगम न्याय चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जो रीच है वो हमको सामान्य व्यक्ति तक बनानी पड़ेगी। वकील अपना पक्ष रखेंगे, वकील अपने क्लाइंट का पक्ष रखेंगे, लेकिन इसके वो कानूनी दृष्टि से वो सक्षम है,
लेकिन इसके बाद भी यदि उस व्यक्ति को भाषा के माध्यम से एक अपरिचय नहीं है तो उसको समझ में भी आता है, और संपूर्ण जो विधि व्यवस्था है उसको भी समझने में उसको आसानी होती है, और विधि व्यवस्था के विषय में सम्मान भी पैदा होता है। क्योंकि अभी जैसे हमारे आदरणीय अरविंद भानु साहब कह रहे थे, और उन्होंने ठीक कहा कि वास्तव में जो न्यायमूर्ति होते हैं भगवान की तरह ही होते हैं। इतना विश्वास लोगों के मन में न्यायालय के बारे में होता है, उनको लगता है कोई झंझट होगा, कोई झगड़ा होगा, तो वहां से हमको न्याय मिले। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कानून होते हैं संसद के अंदर बनते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सम्मिलित कोर्ट के द्वारा की जाती है। ऐसा एक विशेष महत्व हमारी न्यायपालिका का है, न्यायमूर्तियों का है। तो वो बातें सामान्य जनता तक भी पहुंचे, इसके लिए हिंदी का समझना और हिंदी में उस काम का होना ये बहुत जरूरी है। और एक मैं देख रहा था आपका जो परिचय इसमें दिया, आपने कहा कि वकील जो है ये क्या मंदी आंच पर, बड़ा प्यारा शब्द है वो, मैंने देखा इसके अंदर कि उस पर तैयार होने वाला व्यंजन है कुछ है, मैं उसको निकाल कर देखता हूं मैं, खैर जो भी है। तो मुझे वो बात बड़ी एकदम इतनी सटीक लगी है और मैं उसको मैं कोट करना चाहता हूं। तो मैं भी इस बात को बहुत कहा करता हूं, हर एक चीज की एक मैच्योरिटी टाइम होता है, और एक जो है, जैसे मैं बहुत इस बात का उल्लेख किया करता हूं कि हमेशा जो चूजा है अंडा तोड़ करके निकलता है, लेकिन कभी भी अंडा तोड़ करके कोई चूजा नहीं निकाल सकता। अब ये दोनों बातें हैं ये। तो जो मैच्योरिटी का जो टाइम होता है, धीरे धीरे सीखना और सीख करके अपनी जो प्रखरता है उसको बढ़ाना, जो इसके अंदर आपका जो आपने एक प्रकार से परिचय आपने भेजा है मुझको दे करके गए थे बच्चे, तो उसमें इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि धीरे धीरे मंदी आंच पर तैयार होना जैसा ये वकील का काम है। वो प्रत्येक घटना के बाद द्वारा सीखता है, प्रत्येक इंसिडेंट के द्वारा सीखता है, प्रत्येक केस के द्वारा सीखता है। वो पढ़ता है तो सीखता है, वो किसी जुडिशियल ऑफिसर के पास जाता है तब सीखता है, और ये सीखते 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 वो मंदी आंच पर उसकी जो तपन होती है उसमें उसको मैच्योरिटी आती है। तो वास्तव में ये जो कार्यक्रम है आपका ये बहुत ही अद्भुत है ये, और इसके द्वारा जो हिंदी के अंदर हम यदि अपनी बात रखने में सक्षम होते हैं, प्रभावी ढंग से सक्षम होते हैं, तो जहां हम न्याय को सामान्य जन तक पहुंचाएंगे, सामान्य जन में न्याय के प्रति आस्था का निर्माण करेंगे, वही संपूर्ण जो न्यायिक सिस्टम है उसकी भी हम बहुत बड़ी सेवा करेंगे। और मैं वास्तव में एमईटी विश्वविद्यालय का इस बात के लिए बहुत ही अभिनंदन करता हूं, इस प्रकार का कार्यक्रम वो करते हैं, और मैं बहुत बधाई देता हूं जिन बच्चों को। और वास्तव में मैं न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह जी यहाँ पर पधारे हैं, उनकी कुछ हम लोग मार्गदर्शन सुनेंगे। तो बहुत 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 बच्चों को बधाई, और जितने अच्छे ढंग से आप संचालन भी कर रहे हैं आपकी टीम को बहुत बधाई, और हमारी बहुत बहुत आशीर्वाद कहिए, क्योंकि बड़े तो देखो हम हैं ही, अब उम्र में भी बड़े हुए हैं थोड़े से, तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, खूब आप आगे बढ़े, प्रत्येक दृष्टि से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि रविंद्र सर का आमंत्रण करना चाहूंगी। सर एडवर्ड पोप के कथा अनुसार तर्क ही कानून का जीवन है। यही नहीं, सामान्य कानून स्वयं ही तर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह जी, सर ने वर्ष 1974 में आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान तक हासिल किया है। सर को 21 दिसंबर 1978 को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था, और सर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों में पेशेवर वकालत की है। सर ने उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील और अतिरिक्त माध्यमिकता के रूप में भी काम किया है। सर को 24 सितंबर 2004 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया, और 18 अगस्त 2005 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर, आपका इस सभा में होना हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हम आपके आभारी हैं। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि आप कुछ शब्द कहकर इस सभा की शोभा बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य अतिथि जी एवं सम्मानित भाइयों बहनों, छात्र छात्राओं, ये
7th नेशनल हिंदी मूड कोर्ट कंपटीशन का समापन समारोह है। मुझे बहुत खुशी हुई कि एमटी लॉ कॉलेज हिंदी में मूड कोर्ट कंपटीशन करा रहा है और ये 7वां उनका कंपटीशन है। हिंदी जो हमारी भाषा है उसको बढ़ावा भी मिलता है और ये कहना उचित होगा इस मंच के माध्यम से कि इस देश की आबादी का लगभग 41% जो लोग हैं उनकी मदर टंग हिंदी है और 425 मिलियन लोग यहाँ के हिंदी में बात करते हैं जिनकी प्रथम भाषा है। 125 मिलियन लोगों की दूसरी भाषा है जो हिंदी है। तो हिंदी में आपने कंपटीशन किया, इसके लिए आपकी जितनी सराहना की जाए वो कम है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब हम मूल विषय पर आते हैं। ये जो आपका ये मूड कोर्ट कंपटीशन है, ये वास्तव में अदालत में जिस तरह से लॉयर अपना पक्ष रखते हैं और किस तरह से वकालत की जाती है, जिसे कहते हैं कि ये वो स्टेज है, ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप ये सीख लेंगे कि वकालत की कैसे जाती है अदालत में, क्या होता क्या है, हाउ ए गुड लॉयर इज मेड, कैसे एक बड़ा वकील बनता है, कैसे जज बनता है। और वो अदालत की जो प्रक्रिया को सीखना जो है ये मूड कोर्ट के माध्यम से ही हमारे लॉ के छात्र हैं वो सीख सकते हैं। ये बहुत दिनों से नहीं चल रही है। 1960 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की थी और हमारे देश में 1981 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मूड कोर्ट कंपटीशन किया था। तो हमारे देश में 1981 से ये मूड कोर्ट कंपटीशन चल रहे हैं और इसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। जब हम मूड कोर्ट कंपटीशन की में अपने छात्रों को देखते हैं तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दे आर बेटर देन द प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे छात्र छात्राओं की तैयारी बहुत अच्छी है और वो लर्निंग जो व्यवहारिक लर्निंग है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रोफेशन में अपने को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हाउ टू लर्न एडवोकेसी, ये उसकी प्रक्रिया है। कहा यह जाता है कि मूड कोर्ट कंपटीशन में वो छात्र ज्यादा अच्छा काम करते हैं या कोर्ट में वो लॉयर्स ज्यादा अच्छा काम करते हैं जिनको अपने फैक्ट्स पर मास्टरी होती है। तो जो विषय है, जो भी विवाद है, जो भी मुकदमा आपके हाथ में है, जिस पर आपको बहस करनी है, तो उसके फैक्ट्स पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। और फैक्ट्स पर मास्टरी करने के लिए आपको एक बार नहीं कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा और अपनी मेमोरी में फीड करना होगा। अगर आपने फैक्ट्स की जब मास्टरी कर ली तब जो उन फैक्ट्स पर लॉ एप्लीकेबल है उस पर आपको अध्ययन करने की जरूरत है। और एक लॉ नहीं, कितने लॉ उस पर जनरेट होते हैं, कितने लॉ उस पर एप्लीकेबल है। अगर आप उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप एक अच्छी बहस कोर्ट में कर सकते हैं। इसी संबंध में ये होता है कि जब आपने फैक्ट्स पर मास्टरी कर ली, आपने लॉ समझ लिया कि उस केस में, उस मुकदमे में, उस इशू में क्या लीगल जो हमारी जो लॉ इन्वॉल्व है, उस समय फिर आप अपने आर्गुमेंट्स डेवलप करेंगे और अपने व्यूज डेवलप करेंगे। इसके बाद ये सब आप नोट करेंगे, आप नोट बनाएंगे। अगर आपने नोट नहीं बनाए तो आप कोर्ट में आपकी तमाम चीज छूट सकती है। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं की पॉइंट्स पर, खास तौर से अगर आपके नोट्स हैं तो आप एक अच्छा केस कोर्ट में बहस कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग मूड कोर्ट कंपटीशन में मिलती है। फिर हमारा फोकस होता है प्रेजेंटेशन। कोर्ट में प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। प्रेजेंटेशन के लिए ये कोर्ट क्राफ्ट है, ये कला है, ये एक्सपीरियंस से आती है। इसमें ये होता है कि आपको किस बात को पहले कहना है और कैसे कहना है, किस बिंदु को आपको महत्व ज्यादा देना है, किस बिंदु पर आपको केवल आप उसकी को इंडिकेट करना है, उस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है। ये आपको कोर्ट क्राफ्ट
का बहुत महत्व है कोर्ट में, ये आपको सीखना पड़ेगा और इसके बिना एक अच्छा लॉयर नहीं बन सकता। जो अंतिम चीज है, जो टिप्स हैं वकालत के प्रोफेशन के, वो है कि किसी भी तरह से आप अपने जज को नाराज मत होने दीजिए। कहा जाता है इट इज बेटर टू लूज ए केस देन ए जज। अगर जज ने आपके बारे में कोई खराब ओपिनियन फॉर्म कर ली तो आपके अच्छे आर्गुमेंट को भी वो महत्व नहीं देगा। परिणाम क्या होगा, जो आपका अच्छा केस है वो भी केस आप लूज कर सकते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो जिस तरह से हम आर्गुमेंट कर रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट उसको कहीं डिसलाइक तो नहीं कर रही है, कोर्ट उसको अप्रिशिएट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें हमारे जो मूट कोर्ट कंपटीशन है, इसमें हमारे छात्रों को, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनको तैयारी कराई जाती है, वो तैयार करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये प्री ट्रायल है, कोर्ट का प्री ट्रायल है। कोर्ट में जब आपको बहस करनी है उसका प्री ट्रायल है। एक इसको कहते हैं कि ये नकली कोर्ट है, नकली इशू है, नकली, लेकिन बहस भी नकली नहीं है, बहस असली उन इशू पर है। तो ये जो प्रोसेस है, ये हमारे जो विधि के छात्र हैं उनका भविष्य तय करेगी। ये उनको अच्छा लॉयर बनाने में सहयोग करेगी। उनको कैसे अच्छा ऑरेशन देना है, कैसी तैयारी करनी है, ये सब उनको इससे सीखने को मिलेगा। और कहा यह जाता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन है उनकी एडवोकेसी स्किल का और उनकी लीगल स्किल का। अगर आपको एडवोकेसी की स्किल अच्छी है तो आप लर्न करेंगे, एकदम जन्म से पैदा नहीं होती है, आपको सीखना पड़ता है। आपको एडवोकेसी स्किल कैसे पैदा करनी है, आपको लॉ पर आपको कमांड करना है तो आपको लॉ के बारे में जानना होगा, कौन सा लॉ आपके फैक्ट्स में, आपके केस में एप्लीकेबल है, उनके कितने कितने आयाम हैं, उन सारे आयामों पर आपको तैयारी करनी होगी। और एक हमारा सुझाव भी है कि जब भी आप तैयारी करें तो आप इमेजिनेशन पे जाइए। इमेजिनेशन क्या है, जब भी कोई कानून बनता है, हमारे यहाँ कानून बनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं, अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, ये जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है या लेजिस्लेशन कहीं लॉ बनता है तो एक्सट्रीम पर जाते हैं। एक्सट्रीम पर जाने के बाद ही लॉ एक अच्छा लॉ बनता है। तो जब भी आप तैयारी करते हैं किसी की, तो इमेजिनेशन पर जाइए। जितना आप अच्छा इमेजिनेशन कर लेंगे उतना ही केस की तैयारी अच्छी हो जाएगी, उतनी ही केस की बहस अच्छी हो जाएगी। फिर आपको प्रोबेबिलिटीज पर जाना है। जो आपका इशू आपके सामने है, जिस पे आपको बहस करनी है, जो मुकदमा आपके सामने है, उस मुकदमे प्रोबेबिलिटीज कितनी है। खासतौर से क्रिमिनल केसेस में प्रोबेबिलिटीज का बहुत महत्व है। अगर आपने प्रोबेबिलिटीज पर महत्व दिया तो आप एक अच्छे लॉयर बनेंगे और आप अच्छे जज साबित हो सकते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटीज पर नहीं जाएंगे तो न तो आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं, न भविष्य में आप अच्छे जज बन सकते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटीज को भी समझना है कि जो इशू है उसको प्रोबेबिलिटीज कैसी है। और कहा यह जाता है कि लीगल क्षेत्र में 3 शब्दों का बहुत महत्व है, क्या, क्यों और कैसे। जब भी कोई आपके पास इशू आता है तो आप क्या पर ध्यान दीजिए, मतलब आखिर है क्या। उसको जब आप समझ लेंगे तब आप जाएंगे आखिर कैसे, हाउ, और फिर क्यों। ये 3 शब्दों का लीगल क्षेत्र में बहुत महत्व है। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो एक अच्छी तैयारी कर लेंगे, अच्छे एक बहस हो जाएगी कोर्ट में और उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। मूट कोर्ट के बारे में कहा जाता है, या हम लोग देखते हैं जो व्यवहारिक रूप है, जो आप आर्गुमेंट करते हैं उसमें एविडेंस बेस्ड आपका आर्गुमेंट्स है। जो आपने इवॉल्व किया है, जो आपका इमेजिनरी आपका इशू है, उस पर आपने क्या, उस पर लॉ एप्लीकेबल है। तो टोटल आपके पास ये जो आपके आर्गुमेंट होता है मूट कोर्ट में, वो ऐसे लगता है जैसे अपीलेट कोर्ट में आप बहस कर रहे हैं। और अपीलेट कोर्ट में क्या होता है कि एविडेंस अब अवेलेबल है, आपको केवल उसका इंटरप्रिटेशन करना लॉ का, या फैक्ट्स पर आपको अपने तथ्य को अपने हिसाब से पुट करना है। तो अपीलेट कोर्ट का आर्गुमेंट है जो हमारे मूट कोर्ट में से रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम ये एमटी लॉ कॉलेज के आयोजकों से हम निवेदन करेंगे कि इस पर भी विचार करें जो अगला आपका कंपटीशन हो। अगर हम इसको ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएं एविडेंस पे
क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर हमारा छात्र अभी से सीखेगा तो वह भविष्य का एक अच्छा वकील बनेगा। और जो लॉयर अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता वो अच्छी बहस भी नहीं कर सकता। उसके दिमाग में उस इशू से संबंधित नए नए विचार पैदा होने में दिक्कत होगी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है वकालत का। तो हम सोचते हैं कि हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको किसी भी रूप में आप अगर डेवलप करें तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अभी जो मूट कोर्ट का जो कंपटीशन है वो एविडेंस बेस्ड है। जो हमारे पास मटेरियल है, लीगल पॉइंट्स पर बहस होती है। हम इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई स्कोप नहीं है और ऐसे लगता है कि पूरा एविडेंस है, उस पर अपनी कोर्ट में हमारे प्रतियोगी इसमें बहस कर रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप अदरवाइज है। अगर कंप्लीट व्यवहारिक रूप देना है तो हमको ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में खास तौर से क्रॉस एग्जामिनेशन छोटा सा ही शुरुआत करें तो उस पर भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। और हम ये विश्वास मुझे है और मैं महसूस करता हूं कि ये जो प्रक्रिया है ये हमारे छात्रों के लिए का उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये कामना करता हूं कि जिन छात्र छात्राओं ने इस कंपटीशन में भाग लिया है उनका भविष्य उज्जवल हो। और हमारा एमिटी लॉ यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में चाहे हिंदी का मूट कोर्ट हो या इंग्लिश का मूट कोर्ट हो, इसको आगे बढ़े। और ये संस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है, हमारे आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द जजशिप एंड लॉ कमीशन चेयरमैन हम सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेट हुए सुप्रीम कोर्ट में। हम इस समय सीनियर एडवोकेट के रूप में वकालत कर रहे हैं। और एमिटी यूनिवर्सिटी के हमारे यहाँ 2-4 छात्र हमेशा इंटर्न रहते हैं। इस समय भी 3 छात्र हमारे साथ एमिटी यूनिवर्सिटी के इंटर्न हैं जो 4th ईयर और 5th ईयर के। तो मैं ये फील करता हूं कि एमिटी कॉलेज, ये श्री अशोक जी चौहान का ये प्रयास है। हम उनको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि वो वाइस चांसलर महोदय, हमारे अध्यापक महोदय और हमारा कंप्लीट स्टाफ ऑफ द लॉ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ये इतनी मेहनत करे, इतनी तैयारी करे कि ये विश्व में अपना नाम स्थापित करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके पेशक शब्दों से हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। सभा को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारे विभाग सह संयोजक महोदय श्री रूपेंद्र सिंह सर को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता के 7वें संस्करण के अंतिम दौर के परिणामों की घोषणा करेंगे। सर स्टूडेंट बार फोरम के वो स्तंभ हैं जिनके बिना ये प्रतियोगिता का आयोजन मुमकिन नहीं हो पाता। धन्यवाद कशिश। मंच पर उपस्थित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। मंचासीन अतिथियों की अनुमति से मैं 7वीं एमिटी हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करना चाहूंगा। इस प्रतियोगिता में 5 भिन्न श्रेणी के पुरस्कार थे। तो इस श्रेणी में जो सबसे प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता बेस्ट रिसर्चर अवार्ड ये जाता है अंकित राज, एमिटी लॉ स्कूल पटना। द्वितीय श्रेष्ठ वक्ता सेकंड बेस्ट एडवोकेट अवार्ड गोज टू, ये जो अवार्ड जाता है ये जाता है मिस्टर हर्षित, जो कि भारतीय विद्यापीठ दिल्ली के स्टूडेंट हैं। जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता का जो पुरस्कार है वो जतिन बगारिया, जो भारतीय विद्यापीठ न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, उनको। अब इस प्रतियोगिता में जो रनर अप टीम है, द्वितीय पुरस्कार जो द्वितीय विजेता है, उनको 11,000 रुपए का पुरस्कार राशि के साथ बेटरिंग रिजल्ट के साथ कोर्सेस करने का पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं। और ये पुरस्कार एमिटी लॉ स्कूल छत्तीसगढ़ टीम कोड 11 को जाता है। और इस प्रतियोगिता की जो विनर टीम है, जो विजेता हैं, जिनको 15,000 रुपए
का पुरस्कार राशि और साथ ही ADMA लॉ फर्म में छात्रवृत्ति के साथ प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है वो अमिटी लॉ स्कूल पटना को जाता है। सो कशिश, ये इस तरीके से हमारे अवार्ड डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट। सारे प्रतिभागियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। अंत में हम अपने विभाग सह संयोजक महोदय श्रीमती सरिता गोदारा मैम को बुलाना चाहेंगे। मैम, आपसे निवेदन है कि आप आएं और सभा में मौजूद सभी को स्टूडेंट बार फोरम की तरफ से आभार प्रस्ताव दें। धन्यवाद अनन्या, धन्यवाद कशिश। धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, आप ये तो एक भाव है जो हमारे मन में चल रहे हर्षोल्लास को व्यक्त करता है। मैं सरिता गोदारा, संयोजक स्टूडेंट बार फोरम में आप सबका 7वें राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट माननीय अशोक कुमार चौहान जी का धन्यवाद करती हूँ, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ हैं, जिन्होंने हमें एमिटी यूनिवर्सिटी जैसा एक मंच दिया है जो हमें सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तत्पश्चात मैं हमारे कुलाधिपति डॉक्टर अतुल चौहान का धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बलविंदर शुक्ला मैम का, जिनका प्रोत्साहन और आशीर्वाद हम पर सदा बना रहता है। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अध्यक्ष एमिटी लॉ स्कूल नोएडा प्रोफेसर डॉक्टर DK बंदोपाध्याय सर का। मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ अपर निदेशक एमिटी लॉ स्कूल नोएडा प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य तोमर सर का, प्रोफेसर डॉक्टर शिफाली रायजादा मैम का, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद P भानु सर का, जिनका कुशल मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। मैं हमारे माननीय अतिथि आदरणीय न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमें अपनी उपस्थिति से कृतार्थ किया। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय अतिथि आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी का, लोकसभा के उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद सर। मैं हमारे समस्त प्रायोजकों एवं कोलैबोरेटर्स, इहिता फाउंडेशन, SDS ग्लोबल हॉस्पिटल, फिन इंडिया, चौबीजी चेन हाउस, ADMA एंड एसोसिएट्स, बेटरिंग रिजल्ट्स का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिनके महत्वपूर्ण योगदान के बिना ये प्रतियोगिता अधूरी रहती। मैं विशेष धन्यवाद इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को देना चाहती हूँ। उनकी भागीदारी से यह कार्यक्रम अत्यंत रोमांचक व प्रेरणादायक रहा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता के फैकल्टी संयोजकों गार्गी भदौरिया मैम, मीनू शर्मा मैम, रुपेंद्र सिंह सर, जिनके कुशल प्रयासों एवं मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम सफल हुआ। इसके साथ ही मैं संयोजक समिति स्टूडेंट बार फोरम के सभी परिश्रमी सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी हमारे साथ आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे, मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि धीरज रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। आप सभी का अब तक बने रहने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू अग्रवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।